जायद फसल के रूप में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में कद्दू वर्गीय सब्जियों का क्षेत्रफल अन्य फसलों की तुलना में अधिक होता है, जिसकी बुआई किसान भाई समाप्त कर लिए होंगे और खेत में कद्दू वर्गीय सब्जियां इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। अतः इन फसलों से आशातीत उपज के लिए आपको सस्य प्रबंधनों के अंतर्गत फसल सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इन अवस्थाओं पर फसल में कद्दू का लाल कीड़ा, पदगलन इत्यादि कीट एवं रोगों का प्रभाव देखा जाता है, जिससे फसल का वृद्धि विकास अवरोधित होता है। यदि इनके नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। परिणाम स्वरूप न फल अधिक आएंगे और न ही उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। अतः किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में इन कीटों और रोगों से बचाव के लिए प्रबंधन तकनीकों पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ। किसान भाइयों, इनके उत्पादन को प्रभावित करने के लिए कद्दू वर्गीय फसलों में या कद्दू में जो मुख्य रूप से कीड़ा लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड पंपकिन बीटिल या कद्दू का लाल कीड़ा, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं खपरा बीटिल के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। ये जो हमारा कद्दू वर्गीय जो लाल कीड़ा होता है, ये किसान भाइयों हमारी फसल के लिए जो शुरुआती दौर से जैसे ही फसल की पत्तियां आती हैं, 2 पत्ती से ही ये पत्तियों में इसका अटैक कर देते हैं और ये पत्तियों के हरे भाग को खुरच करके उसको खाते हैं। जब शुरुआती दौर पे आप देखेंगे कि जब ये कीड़ा, लाल कीड़ा जब पत्ती को खाता है तो खाए हुए स्थान पर हल्का सा कत्थई रंग का कलर आ जाता है। इसके साथ साथ जब और ये खाते हैं तो कभी कभी ये पत्ती को नेट रूप में, जाली के रूप में आप देखेंगे कि पत्ती दिखाई पड़ेगी। इस तरह से पत्ती की जो हरितमा होती है उसको खत्म कर देते हैं और हमारे उत्पादन को ये प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो कद्दू वर्गीय फसल होती है, इससे हमारी फसल को लगभग कभी कभी 30 से 35% तक सीधा नुकसान हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पादन घट जाता है। किसानों को एक उपयुक्त जो अपेक्षित आमदनी होती है वो फसल के द्वारा नहीं प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर किसान भाई इसको फसल बोने के पहले जब फसल लगा रहे हो, अगर उसी समय कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान के नाम से एक दवा आती है, अगर उसको करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगा करके खेत में मिट्टी की जुताई से मिला देंगे और इसके बाद फसल करेंगे तो भी बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो अब खड़ी फसल में अगर इस कीड़े का प्रकोप आपको दिखाई पड़ रहा है तो किसान भाइयों, मैलाथियन डस्ट आती है, अगर वो करीब 20 से 25 किलोग्राम लेकर के सुबह के समय में अगर खेत में आप समय रहते हुए उसको हल्के से छिड़काव कर देंगे, टॉप बेसिंग कर देंगे अगर खड़ी फसल में, तो उससे आप देखेंगे बुरकाव कर देंगे अगर फसल पर, तो उससे अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, आप कभी कभी देखेंगे कद्दू में एक विशेष रोग लगता है जो फफूंदी जनित रोग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पदगलन रोग है। ये आप देखेंगे कि जब हमारी फसल लगाई जाती है तो उसके शुरुआती दौर से ही कभी कभी जब जो हमारी पौध का जो जड़ क्षेत्र होता है, जो मिट्टी से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, वहां पर आप देखेंगे पौधे को लेकर के तो हल्का सा चिपचिपापन आ जाता है और वो पौधा गलने लगता है। हाथ उठा करके देखें तो हल्की सी स्मेल भी आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इससे जो हमारी फसल में पदगलन रोग हो रहा है। इसके लक्षण आने से कभी कभी हमारी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पदगलन रोग एक फफूंदी जनित रोग है। अगर इसके अच्छे प्रबंधन के लिए डायटेनियम 45 या मैनकोजेब ऐसी या कंपेनियन, इसमें भी 2 दवाओं का संक्रमण होता है। इनमें से कोई भी दवा 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर घोल बना करके समय रहते हम छिड़काव कर देंगे। अगर एक छिड़काव से कंट्रोल नहीं होता है तो अगर हमें जरूरत पड़ती है तो दूसरा भी छिड़काव हमें करना पड़ जाए तो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों हमारे देखेंगे कि जायद में जो हमारी कद्दू की फसल हमें किसान भाइयों के द्वारा अगर हमें जायद में कद्दू की फसल या कद्दू वर्गीय फसल लेना है तो उसमें अगर ये दवाओं के साथ साथ जो हमारी इनके साथ साथ अगर हमारे किसान भाई जो एक एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन होता है उसके अंतर्गत हम रोगरोधी प्रजाति लें, रोगरोधी प्रजाति के साथ गर्मी की जुताई करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें और फसल चक्र अपनाएं, समय पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। अगर ये सारी विधाओं का हम शस्त्र क्रियाओं का अपने फसल उत्पादन में लेंगे तो किसान भाई देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई अपने उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु अन्नदाता लेकर आया है निःशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा।
1800-425-4085। सोमवार से शनिवार साय 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। जायद मौसम में उगाए जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत यदि मूंग की बात की जाए तो इसका मुख्य स्थान है। तो जिन किसान भाइयों ने मार्च के प्रथम पखवाड़े में मूंग की बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय 25 से 30 दिन की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी, जिससे अच्छी पैदावार लेने के लिए सस्य क्रियाओं को करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्राय देखा गया है कि किसान भाई उचित समय पर खरपतवारों को नहीं निकालते हैं तथा सिंचाई उपयुक्त समय पर नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल सूख जाती है तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट रोगों का प्रकोप इत्यादि देखने को मिलता है। ऐसी फसल से आने वाले समय में कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, 25 से 30 दिन की मूंग की फसल में कौन कौन से सस्य क्रिया प्रबंधनों को तथा किस प्रकार से किया जाए जिससे फसल की ठीक प्रकार से वृद्धि एवं विकास होने के साथ साथ आने वाले समय में अधिक उपज मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ। विभिन्न जनपदों के कृषकों को यह बताना चाहूंगा ईटीवी माध्यम से कि जायद में हम मूंग की बेहतर खेती करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और उन बिंदुओं में प्रथम जो बात कहनी है, इस खेती में जो हमें प्रमुख समस्या देखने को मिलती है कि इसमें खरपतवार की बहुत समस्या आती है। अगर हम फसल में खरपतवारों की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो मूंग की फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यह फसल कमजोर हो जाती है, जिससे उत्पादन में 20 से 50% तक गिरावट होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके लिए पहली निकाई गुड़ाई 20 से 25 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए। निकाई गुड़ाई करने पर फसल की जड़ों में वायु संचार होने के साथ साथ भूमि के जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। और इसके लिए जो पौधे हैं वो आपस में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी में रखना चाहिए। घने पौधे जहाँ कहीं हों उनको हम निकाल बाहर करें तथा फसल की दूसरी निकाई गुड़ाई 45 से 50 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए, जिससे मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। और जैसा कि हम जानते हैं, दलहन के लिए फास्फोरस एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसके लिए हमें करीब 1 एकड़ खेत में 50 किलो डीएपी पर्याप्त होता है। तो इसमें समस्त उर्वरकों का प्रयोग बेसल ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। अब इसमें टॉप ड्रेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम ग्रीष्म की बात करते हैं तो इसके लिए सिंचाइयाँ काफी आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहली सिंचाई जो है 20 से 22 दिन से पहले नहीं करना चाहिए। अगर किसान भाई 25 दिन से पहले अगर सिंचाई कर देते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि खेत में नमी नहीं है और हम सिंचाई कर दें, फसल तेजी से बढ़वार शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से फसल का नुकसान होता है, जड़ों का विकास रुक जाता है और जड़ों में जो राइजोबियम की गांठें बनती हैं उनका बनना रुक जाता है।
लिहाजा फसल की पैदावार तेज होती है और वह अपने समय पर, जैसा कि इसकी परिपक्वता का जो समय है 80 से 85 दिन के अंदर यह पूर्णकालिक परिपक्वता है, तो उस समय यह बिना फल के जो है हमारा मूंग खड़ा रह जाता है और हम बिना उत्पादन के हानि उठा बैठते हैं। इसलिए पहली सिंचाई 25 दिन से पहले हमें नहीं करने की चाहिए और न तो इसकी संस्तुति यहाँ की जा रही है। लेकिन इसके बाद 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और यह ध्यान दें कि जब इसमें फूल लगना शुरू हो, अगर उस समय टेम्परेचर हमारा 42 डिग्री से ऊपर जा रहा हो तो जमीन में नमी की कमी न होने पाए। इनमें पीलापन का एक रोग आता है, सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलाए जाते हैं। प्रकोपित पौधे दिखते ही सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़ने पर मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। हमारे कुछ सरकारी संस्थाओं ने, विश्वविद्यालय ने, भारत सरकार के जो ICR के संस्थाओं ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है मूंग की जिनमें यह रोग नहीं लगता है। तो उनके लिए हम सम्राट नाम की प्रजाति है, मेहा नाम की प्रजाति है, नरेंद्र मूंग 1 है और हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग 1 है। आदि प्रजातियां जो है यह विषाणु जनित रोग से रोधी हैं और इनमें यह पीलापन रोग नहीं आता है। कृषि सह व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन कार्य एक अति लाभकारी व्यवसाय है और मत्स्य पालन से लाभ प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत जरूरी होता है कि समय समय पर इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों को ठीक प्रकार से संपादित किया जाए। क्योंकि इस समय प्रदेश में अधिकतर मत्स्य पालक भाई अपने मछली पालन व्यवसाय से वह लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारण पर गौर करेंगे तो देखा जाता है कि वह 5 से 10 साल वर्ष पुराने तालाबों को बिना जीर्णोद्धार किए ही मत्स्य बीज डालते हैं, परंतु पोषक तत्वों के अभाव में उनकी मछलियां ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाती हैं, जिससे कि उनको कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, जीर्णोद्धार प्रक्रिया क्या है तथा इसे कब और कैसे करना है जिससे कि मत्स्य तालाब से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी सनत कुमार सिंह। तालाब बहुत ही पुरानी हो जाती है तो आप देखते होंगे कि जो आप बरसात के मौसम में जो भी ऑर्गेनिक लोड होता है आसपास से बह के उसी में जमा होता है। तालाब में आपके पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बड़ी डिमेरिट क्या है कि ये आपको जितना भी आप पोषक तत्व देंगे, गोबर का खाद दिया या चूना का व्यवहार करते हैं, यानी पोषक तत्व वो शोषित कर लेता है, पल्लवक का निर्माण उतना सतत नहीं बन पाती है, तो आपका प्रतिकूल मत्स्य उत्पादन पर आएगा। तो इस समस्या से निपटारा करने के लिए क्या करना चाहिए कि अभी चूंकि देख रहे हैं आपकी मार्च अप्रैल का महीना है, ये महीना जो होता है बहुत ही सर्वोत्तम महीना है। इसमें आप जो भी मछलियां आपके हैं उसको साइज के हिसाब से क्या कीजिए कि आप ये 2 महीने में उसको निकासी करें और उसको जीर्णोद्धार उसको करवाइए। जब उसमें क्या करना है कि तालाब को अपना सुखा लेना चाहिए। सुखाने के पश्चात आप देखेंगे कि ये सूरज की रोशनी में एक क्रैकिंग हो जाएगा। उसको जब आप क्रैकिंग जहां से हो जाए उस मिट्टी को आप निकालिए और निकालने के पश्चात उस मिट्टी को आप जो है जहां आपके फलदार पौधे हैं उसमें आप उसको डाल दीजिएगा सुखाने के बाद, तो वो वहां आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा। चाहे सब्जी की जहां खेती करते हैं उसमें डाल दीजिए, तो आपको अलग से खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसको निकालने के पश्चात आप उसमें जो है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूना का व्यवहार करके उसको जुताई कर दीजिए। इसके जुताई करने से क्या होगा कि आपके मिट्टी की अम्लता को नष्ट करेगा और जो भी उसमें परजीवी वगैरह जो है मिट्टी में उसको वो जो है मार देगा और अपने मत्स्य पालन के लायक जो है आपकी मिट्टी को स्वस्थ वातावरण बना देगी। और इसमें और बेहतर रिजल्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें ढैंचा लगा दीजिए। ढैंचा लगाने से क्या होगा कि ये जैविक खाद का काम करेगा और आपकी मिट्टी को स्वस्थ बना देगा। इसके बाद ही आप जो है उसमें 15 से 20 दिन के बाद उसमें आप पानी भरिए और पानी भरने के बाद उसमें गोबर भी आप 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें डालना है
दिन के बाद, गोबर डालने के 15 दिन के बाद जो है आपका जो है तालाब का पानी का रंग जो है हरापन आ गया है। प्राकृतिक आहार जिसको कि हम लोग पल्लवक कहते हैं प्रचुर मात्रा में बन गया है। तो उसको प्रचुर मात्रा में कितना बन गया और हमारा कितना तालाब में मत्स्य पालन के लिए चाहिए, तो इसके लिए एक जांच होता है जिसको कि हम लोग पल्लवक जाल से जो है हम लोग उसकी जांच कर सकते हैं। उसको क्या करना है कि तालाब में घूम घूम करके जो है 50 लीटर पानी जो है डालना है। नीचे प्रखनली जो एक है उस प्रखनली में जो वो जमा हो जाता है। आप उसमें क्या कीजिए कि एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद क्या होगा कि जो भी पल्लवक होगा आपका नीचे जो है सेटल कर जाएगा और उसका वॉल्यूम देख लीजिए कि अगर वो 2 तो आपके तालाब में प्राकृतिक आहार यानी पल्लवक की मात्रा सही है। और आप किसी भी बीज उत्पादक से बात करके जो है उसमें जो कि आपका मान लीजिए कि 5000 फिंगरलिंग जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुशंसित रहता है, उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन बीज डालने से पहले आपको क्या करना है कि बीज का उपचार करके ही डालें। 2% नमक के घोल में जो है ट्रीट करके उसके बाद अपने तालाब में आप छोड़ें। हमारे यहाँ अभी और ये 50% सब्सिडी पर जो है इसमें जीर्णोद्धार किया जा सकता है। इसके लिए आप जिला मत्स्य कार्यालय से जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसके हेड हैं, वहां आप एक आवेदन लेंगे और वहां से आवेदन के साथ जो है उस जमीन का तालाब का जो है एक LPC भू स्वामित्व प्रमाण पत्र तालाब सहित एक आवेदक का फोटो और बैंक से नो ड्यूज प्रमाण पत्र आप सबमिट करेंगे हमारे यहाँ। तो जो कि हम लोग सभी आवेदन को एक मत्स्य निदेशालय भेज देते और ये हम समझते हैं कि ये आए दिनों में मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अच्छा ही स्रोत बनेगा। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है पिपरसंड लखनऊ से जय सिंह ने। आप आम के बाग में अप्रैल माह में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि आपके यहाँ फल कम झड़े, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। इस साल अगर आपने देखा होगा तो आम की बौर बहुत अच्छी आई है, बहुत पूरा का पूरा पेड़ अच्छे से बौर से लदा हुआ है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की तो आपकी जो आम की फसल है उसको कुछ कीड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला तो मैंगो मिलीबग यानी जो कड़ी कीट होता है वो इस समय पेड़ पर पत्तियों के पास जो पुष्पकलिका होती है वहां तक पहुंच गया है। जिन किसान भाइयों ने अपने बागों में दिसंबर में और जनवरी में निराई गुड़ाई करके पॉलीथीन शीट बांध दी थी उनके यहाँ तो ऊपर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है उनके यहाँ ये कीड़ा ऊपर पहुंच चुका है। अभी कीड़ा करता क्या है, देखने में तो बहुत ही छोटा सा सिकुड़ा सा नजर आता है। बॉडी की जो शरीर है वो काफी धारीदार सी होती है, चिपड़ी चिपड़ी सी होती है, उसकी झुर्रियां पड़ी होती हैं। हालांकि इसको किसान भाई तब देखते हैं जब ये खा नहीं रहा होता, अभी उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि इस समय उसका जो रंग है वो हल्का गुलाबी सा भूरा होता हुआ होता है। लेकिन जब ये सफेद रंग का होकर बड़ा हो जाता है, अब जो अवस्था पेड़ के ऊपर दिखाई दे रही है वो है निम्फ, जो उसके बच्चे हैं, और वयस्क, वो दोनों ही पेड़ को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ये कीड़ा रस चूस लेता है जितनी भी कोमल पत्तियां होंगी या बौर आने वाली होगी और जो फूल और जो फल लग चुके होंगे। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको करना है कि अगर आपके यहाँ पर पुष्पकलिकाएं आ चुकी हैं और आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है तो आप एक इंसेक्टिसाइड का नाम नोट कर लीजिए। पहला तो कार्बरिल
50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्तरों में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल तो केवल प्रारंभ के 4 सप्ताह फल सेट होने के उपरांत में ही गिर जाते हैं। शेष फल भी बाद में गिरते गिरते मात्र 0.1% 1000 फूल में एक फल ही परिपक्वता की स्थिति में पहुँच पाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे परागण क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों के पूर्ण विकास को प्राप्त न कर पाना भी एक प्रमुख कारण है। फलों को गिरने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे फल बैठ जाने के उपरांत बाग की नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई हल्की सिंचाई होनी चाहिए। भारी सिंचाई का फल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलों का गिरना हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है। अतः यह पाया गया है कि यदि NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड की 20 ppm मात्रा 20 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल के साथ फल के मटर के दाने के आकार होने पर छिड़काव किया जाए तो फलों का गिरना रुक जाता है। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आम की फसल इस बार बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बौर बहुत अच्छा है। तो आपने बौर को बचा लीजिए और आम की फसल से फायदा उठाइए। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखे इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सूबे में जारी ऊर्जा संकट पर ETV की मुहिम लाई रंग। UPPCL बाहर से बिजली लेने पर हुआ सहमत। देवराज नागर बने यूपी पुलिस के नए मुखिया। बोले अब सड़क पर नहीं जेल में होंगे अपराधी। AC शर्मा संभालेंगे DG होमगार्ड का पद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह के सामने उड़ी बाल श्रम कानून की धज्जियां। कुशीनगर में मासूम बच्चा माननीयों को पिला रहा था पानी। बिजनौर में मातम में तब्दील हुआ खुशी का माहौल। विवाह समारोह में नशे में धुत लोगों ने की फायरिंग। 2 की मौत, 6 घायल। और वासंतिक नवरात्र का तीसरा दिन आज मां के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। सूबे में बिजली संकट पर ETV की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जारी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए UPPCL बाहर से बिजली खरीदने पर सहमत हो गया है। पावर कॉरपोरेशन URS और एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदेगा। साथ ही निजी सेक्टर से 1000 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, जिसके लिए सोमवार को टेंडर किए जाएंगे। साथ ही सूबे में 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। खबर है कि लैंको और रिलायंस भी बिजली उत्पादन शुरू कर सकते हैं। यूपी में बिजली संकट के खिलाफ ETV की मुहिम रंग लाई है और UPPCL प्रबंधन सूबे में जारी ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी में जुट गया है। तो आपको बता दें कि संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ऊर्जा संकट से उबर सकेगा।
इससे निपटने के लिए, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यूपीपीसीएल अब बाहर से बिजली खरीदने पर सहमत हो गया है। हम लगातार प्रदेश में गहराते बिजली संकट पर खबर दिखा रहे थे और तमाम एक्सपर्ट्स से उनकी राय भी जान रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। पावर कॉर्पोरेशन यूआरएस और एनर्जी एक्सचेंज से अब बिजली खरीदेगा। साथ ही निजी सेक्टर से 1000 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, जिसके लिए सोमवार को टेंडर किए जाएंगे। साथ ही सूबे में 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। और खबर ये भी आ रही है कि लैंको और रिलायंस भी बिजली उत्पादन शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिजनौर में विवाह के कार्यक्रम में नाच गाने को लेकर नाराज कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला शहर कोतवाली के मुजफ्फरपुर केशो गांव का है, जहां शुक्रवार देर शाम विवाह कार्यक्रम में नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तमंचों से लैस युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मनोज और अनिल नाम के युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जगह पर बारात चढ़ रही थी और उसी के पास एक दुकान पर 2 लोगों में कहासुनी हुई थी। और उस कहासुनी के दौरान एक पक्ष के लोग अपने जब घर गए और वहां से कुछ लोगों को बुला के जो दूसरा पक्ष है उसके घर पर उन लोगों ने हमला किया है, और जिसमें फायरिंग भी बता रहे हुई है। और यहाँ जिला हॉस्पिटल में 2 लोगों को घायल हुए थे, तो उनको यहाँ लेके आया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और 2 लोग अभी घायल अवस्था में है। उधर उन्नाव में 2 दिन पहले बीडीसी के पति को गोली मारे जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पहले बीडीसी सदस्य माया के पति सुरेश वाजपेयी को गोली मारी गई थी। आपको ये मामला बता दें कि बीडीसी सदस्य माया के पति सुरेश वाजपेयी को गोली मारी गई थी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उधर पुलिस इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का मामला बताने में जुटी हुई थी। शुक्रवार को होश में आने के बाद सुरेश ने सपा विधायक बदलू खां के रिश्तेदारों पर अपनी हत्या का प्रयास किए जाने का आरोप लगाकर पुलिस की सारी थ्योरी को उलट दिया। आरोपियों को बचाने में जुटी पुलिस ने मीडिया में मामला आने के बाद केस तो दर्ज कर लिया, मगर अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। गिर गए, फिर हमको मरा हुआ समझ के छोड़ गए। सन 2000 में सुलेमान ने एक गोली मारी हमारे, 3 लोगों ने रिपोर्ट की थी दिनेश विधायक बदलू खान ने। उस बार भी इनको बचा दिया था, लेकिन हमने बयान अदालत में किया 119 में, वो फंसे हैं। फाइल विचाराधीन चल रही, लेकिन फाइल भी गायब। हमने अदालत में कई बार हमें फाइल भी नहीं मिली। इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी नहीं है। जहां तक पप्पू वाजपेयी नामक जो व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है, और ये जिस दिन इनको अपने आप को गोली मारना बता रहे हैं, इसमें नामजद अभियुक्त इन्होंने नामजदगी कराई है। इससे ठीक 3 दिन पूर्व इन्हीं व्यक्तियों के मछली के तालाब में इनके द्वारा जहर देकर मछली को मारने के संदर्भ में भी थाना बांगरपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिन पर कानून बनाने और उसका सही तरीके से पालन कराने की जिम्मेदारी हो, यदि उनके आगे ही कानून की धज्जियां उड़े और वो खामोश रहें, तो आप क्या कहेंगे? शुक्रवार को कुशीनगर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां आयकर विभाग के कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम कानून की जमकर धज्जियां उड़ी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए एक मासूम बच्चा कैसे इन बड़े अधिकारियों और माननीयों की आवभगत में लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में गोरखपुर परिक्षेत्र के आयकर आयुक्त समेत तमाम आला अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। इन सभी की आंखों के सामने बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ती रही और किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मगर हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के सामने भी बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ती रही, मगर वो इसे देखकर अनदेखा करते रहे। ईटीवी केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह से सवाल पूछ रहा है कि आखिर मंत्री जी के सामने जब बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो वो खामोश क्यों थे?
क्या उन्हें इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी? वैसे इस बारे में जब हमने आयकर आयुक्त से पूछा तो उन्होंने बेशर्मी के साथ हंसते हुए क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुन लीजिए। हमारी गोरखपुर की जो संज्ञान में तो नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे तो है नहीं, कोई बच्चा वॉलंटरी आया हो तो मैं नहीं कह सकता, या कोई यहाँ का स्थानीय, लेकिन आयकर विभाग से कोई बच्चा नहीं आया है। और अगर मेरे संज्ञान में आता तो मैं अवश्य दूँ। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे तो है नहीं, कोई बच्चा वॉलंटरी आया हो तो मैं नहीं कह सकता, या कोई यहाँ का स्थानीय, लेकिन आयकर